नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाई अन्नू सर में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित NTPC परीक्षा को लक्षित करते हुए हमने GKGS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हम अब तक 5 प्रैक्टिस सेट सफलतापूर्वक कर चुके हैं और उन पे आपका बेहद अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें मिला है। तो उसी क्रम में आज का हमने प्रैक्टिस सेट छठा शुरू किया है। और जो हमने ये प्रैक्टिस सेट शुरू किया है वो थी आपकी शिफ्ट 3 अप्रैल 2021। और ये मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हुए थे, उन्हीं को हमने यहाँ पर लिया है और वन बाई वन करके हम इनका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। उनके ऑप्शन से भी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षा के लिहाज से बन सकते हैं, उन सभी को हमने यहाँ विस्तृत रूप से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन रहने वाला है और आपकी अगली परीक्षा जो NTPC की आयोजित होगी उसमें ये बहुत कारगर साबित होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आपको कोई सुझाव देना है या हमारे इस वीडियो के बारे में कोई प्रतिक्रिया हमें देनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। आपका समय बर्बाद न करते हुए आज के हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेट 6 में पहला क्वेश्चन जो है, लाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए वीमेन डिप्राइवेशन, ऑप्शन बी वी आर डिस्प्लेस्ड और ऑप्शन सी वी आर डिप्राइव्ड और ऑप्शन डी वी आर एक्सप्लॉइटेड। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड इसका राइट आंसर होने वाला है। अब यहाँ पर मलाला के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसके मलाला के बारे में भी हम अपनी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो ये एक पाकिस्तानी महिला कार्यकर्ता हैं और इन्हें 2014 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, नोबेल प्राइज़। और इनकी एक आत्मकथा है आई एम मलाला, आई एम मलाला, ये इनकी आत्मकथा है। ये भी परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में इन्हीं के साथ 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता रह चुके हैं, जो कि 1980 से संबंधित था। तो ये थी इस प्रश्न की व्याख्या। अब बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न पर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी SN बनर्जी, ऑप्शन सी AO ह्यूम और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अब इसका जो सही जो आंसर है वो है WC बनर्जी। अब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिक्र हुआ है, तो इसके बारे में भी हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम जान लेते हैं। इसे हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहे हैं INC। INC की पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1885 में। किसने की थी, तो वो की थी आपकी AO ह्यूम ने। किसने? AO ह्यूम ने। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। और पहला अधिवेशन जो हुआ था उस शहर का नाम है बम्बई। और किस कॉलेज में हुआ था, तो है गोकुलदास संस्कृत विद्यालय था, जिसमें कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था। आइए देखते हैं आज का अपना तीसरा सवाल। तीसरा प्रश्न है, उस डच का नाम बताएं जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। पहला ऑप्शन है डिरोजियो और दूसरा ऑप्शन है ग्रांट डफ, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर डफ और चौथा ऑप्शन है डेविड हेयर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी में डेविड हेयर दिया हुआ है। अब इसके बारे में तो इतना ही छोड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन हम राजा राम मोहन राय के बारे में यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं कि इनके बारे में हमारी परीक्षा के लिहाज से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। और इन्होंने दूसरी संस्था की भी स्थापना की थी, जिसको हम आत्मीय सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मीय सभा, जो कि 1815 में इन्होंने स्थापित की थी। अब इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न में रखते हैं इतना ही। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हीराकुंड बांध
किस नदी पर बना है? तो इसका सही जो आंसर है वो यहाँ पर महानदी होने वाला है। अब प्रमुख बांधों को भी हम जान लेते हैं जो हमारी परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि भाखड़ा। यहाँ पूरा नहीं लिखूंगा मैं, शॉर्ट में ही लिखे दे रहा हूँ। भाखड़ा जल विद्युत परियोजना है, भाखड़ा नागल बांध इसे कहते हैं। तो ये आपकी सतलज नदी पर है। कहाँ है? सतलज नदी। किस किस की परियोजना है? तो ये पंजाब प्लस हरियाणा प्लस हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये कृष्णा नदी पर है। नदी भी हम जान लेते हैं यहाँ पर। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। तीसरी परियोजना है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो वो है भागीरथी। भागीरथी नदी पर है। कहाँ है? तो ये है आपका यूपी यानी कि उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न के अंतर्गत इतनी ही जानकारी को रखते हैं। बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है उबंटू, मिंट और फेडोरा, इनमें से किसके संस्करण यानी कि वर्जन है? तो इसका जो सही आंसर है वो लिनक्स है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए है नवंबर 2005, दिसंबर 2005। ऑप्शन बी है सितंबर 2005, अक्टूबर 2005। और ऑप्शन सी है मई 2005 और जून 2005। और चौथा ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन है अगस्त 2005 और सितंबर 2005। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मई जून 2005। अब जो आरटीआई है उसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये कब एक्ट पारित हुआ था? तो ये 2005 में, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है प्रश्न में, मई जून 2005 में। अब एक दूसरा एक्ट भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम जान लेते हैं। क्या है? वो है आपका आरटीई। क्या? आरटीई 2009 में पारित हुआ था। इसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन, यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना इस अधिनियम के तहत दिया गया था। तो ये पारित कब हुआ था? पारित हुआ था आपका 2009 में, अगस्त 2009। और ये लागू कब हो गया? तो ये लागू हो गया आपका अप्रैल 2010 में। तो अगर लागू होने की डेट पूछी जाए तो हम इसको अप्रैल 2010 मानेंगे, और पारित होने की अगर डेट पूछी जाए तो अगस्त 2009। इस प्रश्न में रखते हैं इतना ही। बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें हम जान लेंगे एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन बी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ऑप्शन सी है मैक्सिमम सेल प्राइस, और ऑप्शन डी है मैक्सिमम स्टॉक प्राइस। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो ऑप्शन बी में दी गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इसको एमएसपी को हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है। ये जो किसानों द्वारा उत्पादित फसलें होती हैं, सरकार द्वारा उनका एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है कि इतने से कम में ये फसल नहीं बिकेगी। एमएसपी की शुरुआत कब हुई थी? तो एमएसपी की शुरुआत 1966 से 67 के बीच हुई। सबसे पहले ये किस फसल पर लागू हुई? तो वो आपकी लगाई गई थी गेहूं पर। और ये पूछा जाता है कि वर्तमान में ये कितनी फसलों पर एमएसपी दी जाती है? तो उसका सही आंसर होगा 22 फसलों पर ये वर्तमान में एमएसपी को दिया जाता है। और ये किस विभाग द्वारा लागू की जाती है? तो एक विभाग होता है केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, एक विभाग होता है, उसके द्वारा ये एमएसपी जारी की जाती है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत रखते हैं इतना ही। बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसके ऑप्शन हैं प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और अमर्त्य सेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है नानाजी देशमुख। अब ये जो प्रश्न उस समय पर काफ़ी प्रासंगिक था, इस लिहाज से ये प्रश्न परीक्षा में आया भी। अब हम वर्तमान के हिसाब से जान लेते हैं कि 2024 में किस किस को भारत रत्न मिला है। इनमें सबसे पहला नाम है, हम जनवरी में जानेंगे, जनवरी 2024 में किसे किसे नामित किया गया था। तो जनवरी 2024 में आपके एक पहले थे कर्पूरी ठाकुर। कौन? कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व सीएम। दूसरे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण
आडवाणी, ये 2 लोगों को दिया गया था। और उसके बाद फरवरी में 3 लोगों को और नामित किया गया, वो थे फरवरी 2024। पहले थे आपके चौधरी चरण सिंह, कौन? चौधरी चरण सिंह। दूसरे थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और तीसरे जो थे आपके महान कृषि वैज्ञानिक थे एमएस स्वामीनाथन। कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो ये थी इस प्रश्न से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि हमारी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक है, मतलब क्या है? ऑप्शन ए है आर्थिक संघ, ऑप्शन बी है राजनीतिक संघ, ऑप्शन सी है सामाजिक संघ और ऑप्शन डी है मानवाधिकार संघ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजनीतिक संघ। इस प्रश्न में रखते हैं इतना ही। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सर्जन किया गया था, उद्योगों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन 3। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है सेकेंड 5 ईयर प्लान का, सेकेंड 5 ईयर प्लान, FYP। अब इसको जान लेते हैं कि इसकी अवधि क्या रही थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी आपकी 1956 से 61 तक। अब यहाँ से बेहद ही खास एक दूसरा प्रश्न ये भी बन जाता है कि ये जो दूसरी योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? किस मॉडल पर आधारित थी? वो था आपका महालनोबिस मॉडल। तो इस मॉडल पर आधारित थी ये योजना। इस प्रश्न में रखते हैं इतनी ही जानकारी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया था? तो ऑप्शन ए है मैक्सिको, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका जो सही आंसर है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। जो राफेल विमान था आपका फ्रांस से खरीदा गया था और वो कंपनी थी डसोल्ट। कौन सी कंपनी थी? तो डसोल्ट एविएशन करके एक कंपनी थी, एविएशन करके एक कंपनी थी, उससे ये खरीदा गया था। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें मतलब कौन सा जो है गलत दिया हुआ है उसको हमें छांटना है। अब इसमें पहला दिया हुआ है आगरा का किला, उत्तर प्रदेश 1983, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है लाल किला दिल्ली, जो कि 2007 में सम्मिलित किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश 1988। अब यही जो आपका दिया हुआ है वो गलत है और यही हमारे प्रश्न का जवाब है। गलत पूछा गया था तो हमने ये छांटा और ये 1988 में ना शामिल करके ये जो है आपका 1989 में सम्मिलित किया गया था। अब चौथा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, जो कि बिल्कुल सही है, 1986 में ही इसे शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न के अंतर्गत रखते हैं इतनी ही जानकारी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह है? ऑप्शन ए INS फर्स्ट ए, दूसरा ऑप्शन है सरल, तीसरा ऑप्शन है यूथसेट, चौथा ऑप्शन है एप्पल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सरल। देखते हैं आज का अपना अगला सवाल। अगला प्रश्न है, मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जो कि इसमें दिया हुआ है कि आपके जो माथे में होती हैं वो 8 हड्डियां होती हैं और आपके जो चेहरे में 14 और कान में 6 और एक होती है कंटिकास्थि, यानी कि जो कंठ में अस्थि पाई जाती है उसको कहते हैं यहाँ पर। तो ये था हमारा आज का। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन का एक उदाहरण, मतलब किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है पर्वतीय वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और ऑप्शन डी है मैंग्रोव वन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मैंग्रोव वन। अब इस सुंदरबन के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। तो इसका
तो इसका जो विस्तार है वो भारत प्लस बांग्लादेश दोनों में पाया जाता है इसका विस्तार। और यहाँ पर जो है आपका रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पर मौजूद होता है। और ये जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि सबसे बड़ा नदी डेल्टा क्षेत्र है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो नदी का डेल्टा है वो अपना यही है, सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा क्षेत्र है। और इसे 1997 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित किया गया था। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चंस जिनको हमने प्रीवियस ईयर से लिया था, और उनका हमने बारी बारी से यहाँ पर एलिमिनेशन किया और उनका एक सही और सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया। कैसा लगा आपको वीडियो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।